आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पूरे 50 क्वेश्चन और इन 50 क्वेश्चन में से हमारे एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन आने के फुल चांसेस है। आप मेरे साथ साथ आंसर लगाते चलिएगा। 50 में से अगर 40 क्वेश्चन के आंसर आपके सही हो जाते हैं तो इस बार का एग्जाम आपका डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं मई के एग्जाम के लिए सीरीज और आज हमारे पास में ये 20 नंबर का वीडियो। इसके पहले का जो वीडियो है उसकी लिंक मिलेगी आपको आई बटन में। पुरानी जो सीरीज है वो मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिलती है एप्लीकेशन की लिंक और एप्लीकेशन लिंक में आपको मिलने वाले हैं फुल कोर्स है जो अभी एग्जाम के लिए आपको नहीं लेना चाहिए, लेकिन हाँ मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं। मॉक टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल आपको 60 टेस्ट मिलते हैं, 3000 से ज्यादा क्वेश्चन और हमारा यूआई यूजर इंटरफेस कैसा है, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न का है, तो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और सारे के सारे क्वेश्चन उसमें कैसे हैं, इंपॉर्टेंट है। आज के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में वीडियो को स्किप मत करिएगा, आखिरी तक चलिएगा। अच्छे क्वेश्चन बिल्कुल आखिरी में रखे हुए हैं, बीच में रखे हुए हैं और अच्छे क्वेश्चन है जो सीधे एग्जाम में आने वाले हैं। पहला हमारे पास में है फ्लैश फिल ऑप्शन किस टैब में होता है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में सीधे सीधे पूछ रहा है और बार बार पूछ रहा है। फ्लैश फिल क्या होता है भैया? तो हमारे पास में जो डेटा होता है ना, बेसिकली क्या है, वो रो और कॉलम में बटा हुआ डेटा होता है। तो उसमें जिस तरह का डेटा होगा उस डेटा को पहचान कर हमारा कंप्यूटर, मतलब कि जो डेटाबेस होगा वो क्या करेगा, वो अपने आप उसको क्या कर देगा, फिल कर देगा, कलर कर देगा। एमएस एक्सेल का क्वेश्चन है ना, एमएस एक्सेल 2019 का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये क्या करेगा, आपके डेटा को पहचान कर अपने आप उसमें फिल जो कलर हम लोग करते हैं सेल में वो कर देने वाला है। हमको इसका ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो इसका ऑप्शन मिलेगा हमको डेटा वाले टैब में मिलने वाला है। डेटा टैब में मिलेगा फ्लैश फिल वाला ऑप्शन, ठीक है। होम में हमारे पास फॉर्मेटिंग के टूल्स होते हैं, फार्मूलास में सारे फार्मूलास हमारे पास में, और इंसर्ट में क्या होते हैं, इंसर्ट में वो सारे ऑब्जेक्ट जो हम इंसर्ट करके ला सकते हैं वो हमको वहां पर मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रीज पेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रीज पेन, याद रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही। फ्रीज पेन बेसिकली क्या होता है कि जिस तरीके से हम स्प्लिट यूज करते हैं कहां पर, एमएस वर्ड में, वैसे ही हम लोग एक्सेल में हमारे पास कॉलम होंगे या रो होगी, तो कॉलम और रो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, रोक सकते हैं। फिर हम एंट्री डालते रहेंगे और हमारा जो कॉलम ऊपर से दिखते रहेंगे, कॉलम जैसे कि वैसे रहने वाले हैं और इस तरफ हमारी रो भी जैसी की वैसी रहने वाली है। प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि फ्रीज पेन का जो ऑप्शन है ये आपको कहाँ मिलेगा। तो फ्रीज पेन वाला ऑप्शन हमारे पास में कहाँ है, ये हमारे पास में भी व्यू टैब में, ठीक। व्यू टैब में जाइएगा। डेटा में क्या मिलेगा आपको, वही डेटा को हम फिल्टर करना है, असाइन करना है, डिजाइन करना है, वो वाले सारे टूल्स हमारे पास यहाँ पर है। रिव्यू में क्या मिलेंगे, सारे हमारे पास चेक करने वाले, हमने जो डाटा तैयार किया है उसको चेक रीचेक करने वाले ऑप्शन रिव्यू में मिलेंगे। और होम में सारे के सारे फॉर्मेटिंग के टूल से हम बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम वाला जो ऑप्शन हमारे पास में है ये किस टैब में मिलेगा। तो टेक्स्ट को कॉलम में अगर आपको बदलना है, टेक्स्ट आपने टाइप करके रखा है और सीधे सीधे कैसे बदल जाए, वो कॉलम के रूप में है, मतलब आपको कॉलम उसमें दिखने लग जाए। नॉर्मल आपने रो और कॉलम में डाटा टाइप करके रखा हुआ है और आप सोच रहे हो कि कैसा उसके ऊपर कॉलम में बटन आ जाए, है ना, बटन दिखने लग जाए आपको, और फिर कॉलम वैसे आपको सॉर्टिंग या फिल्टर फिर कर पाए। तो कहाँ मिलेगा, तो टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन हमको मिलता है कहाँ पर, डेटा टैब में मिलता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ मिलेगा, डेटा टैब में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। इसके बाद का प्रश्न है डिफाइन नेम। डिफाइन नेम ऑप्शन ये कहाँ मिलने वाला है हमको। डिफाइन नेम से हम लोग करते क्या है, तो डिफाइन नेम से हम लोग करते हैं, हमारे पास में जो फार्मूला मतलब रेंज होती है ना, कहा बोला हमने A1 से लेकर मान लो A10 तक के बीच हमने क्या लगा दिए, कॉलन लगा दिए, तो ये क्या हो गई, एक रेंज हो गई। तो इस रेंज को पर्टिकुलर हमको कोई नाम देना है तो हम उसको नाम दे सकते हैं, या फिर आपके पास सेल होगी, जैसे A1 आपके पास में कोई सेल है, इस सेल को भी आप कोई नाम असाइन कर सकते हैं। कहां से कर सकते हैं हम लोग, डिफाइन नेम ऑप्शन मिलना कहा है हमको, ये मिलेगा हमको फार्मूला में। कहां मिलने वाला है, फार्मूला टैब में मिलने वाला है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर एरिया। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, याद रखना ये लॉन्चर का साइन ऐसा होता है जो हमसे पूछता है, कहाँ पूछेगा, एग्जाम में। इस तरीके का डायलॉग बॉक्स के कोने में नीचे की तरफ राइट साइड में हर एक डायलॉग बॉक्स के, जहां से टूल्स देखते हैं ना, तो कोने में राइट में क्या मिलेगा आपको, इस तरीके से पूरा डायलॉग बॉक्स होता है और कोने में यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलने वाला है आपको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। हमारे से प्रश्न पूछ रहा है कि पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर आपको कहाँ मिलेगा। तो भैया पेज सेटअप हमको देखने हैं, तो मैंने इसके पहले ही बात करी है कि पेज से संबंधित सारी सेटिंग कौन सी टैब में हमको मिलती है, तो हमारे पास में पेज लेआउट।
है ना, या फिर आपको नए वर्जन में सिर्फ लेआउट मिलती है, इसको याद रखिएगा। इंसर्ट की बात हम लोग कर चुके, व्यू में सारा व्यू जो हमको दिखता है, हेडर व्यू हो गया, रो का व्यू हो गया, है ना, कुछ ग्रिड लाइनें हो गई, जूम हो गया, ये सारा हमको यहाँ मिलता है। पेज के व्यू भी या सीट के व्यू भी यहीं पे मिलते हैं डेटा में, डेटा को एनालिसिस करने के टूल से। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, पेज लेआउट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वाटरमार्क का ऑप्शन कहाँ मिलेगा। वाटरमार्क का ऑप्शन यहाँ पे आपको बता दूं कि 2019 के लिए क्वेश्चन है ना। 2019 के लिए वाटरमार्क का ऑप्शन जब पूछेगा तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या होने वाला है, वाटरमार्क। पहली चीज यहाँ पे आपको पीछे की तरफ भी दिख रहा है ना, ये क्या है, बेसिकली ये वाटरमार्क है। तो हम ये यहाँ पे टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं और इमेज भी, ये भी याद रखना एग्जाम क्वेश्चन है। हम लोग टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं और इमेज ही, दोनों हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक को, एक समय में एक को, है ना। तो कॉन्फिडेंशियल अगर आपको डाटा बनाना है तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल या फिर सेंटर के नाम वगैरह भी लिखे रहते हैं। वाटरमार्क का ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, ये मिलने वाला है आपको डिजाइन टैब में, है ना। लेआउट में क्या है, पेज संबंधित सेटिंग है, यहाँ पे इंसर्ट से और यहाँ पे सारी चेक करने संबंधित है, हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं। अगला प्रश्न है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। फाइंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स जो है उसकी क्या पूछ रहा है, हमसे शॉर्टकट की पूछ रहा है। देखिए हमारे पास में जो शॉर्टकट की बेसिकली होती है, अब फाइंड रिप्लेस के लिए बोल दिया उसने, वो सिर्फ फाइंड के लिए बोलेगा या फिर गो टू के लिए बोलेगा, है ना। तो यहाँ पर याद रखना, फाइंड और रिप्लेस के लिए हम लोग यूज करते हैं Ctrl+H, फाइंड के लिए हम लोग यूज करते हैं Ctrl+F और गो टू के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+G, ठीक है। और गो टू के लिए एक कमांड और हम लोग यूज करते हैं, वो क्या है, F5। इसको याद रखिएगा। हमको फाइंड एंड रिप्लेस के लिए पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा, सीधे सीधे Ctrl+H, फाइंड करना है और उसको रिप्लेस करना है किसी और कंटेंट से, तो हम ये यूज करने वाले। अच्छा याद रखिएगा, 1, 2 और हमारे पास 3, ये तीनों शॉर्टकट की चलाने पर हमारे पास एक ही तरह का डायलॉग बॉक्स आने वाला है। उसमें अलग अलग टैब बनी हुई है, वो हाईलाइट होने वाली है। उसमें आपको फाइंड की अलग मिलेगी, फाइंड रिप्लेस की अलग मिलेगी, गो टू की अलग मिलेगी। तो जब शॉर्टकट की चलाओ तो ध्यान से देखना कि क्या चेंजेस आपके डायलॉग बॉक्स में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, हेडर एंड फुटर का ऑप्शन कहाँ मिलेगा। हेडर और फुटर का ऑप्शन चाहे वर्ड में पूछे, एक्सेल में पूछे, पावर पॉइंट में पूछे, सब जगह एक ही आने वाला है। हेडर फुटर के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं क्या, इंसर्ट टैब को यूज करने वाले हैं। आप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसके बाद में है मेल मर्ज ऑप्शन, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, हर कोई इसका आंसर लगा देगा। मेल मर्ज का जो ऑप्शन हमसे पूछ रहा है किस टैब में मिलेगा, तो ये हमको मिलने वाला है मेलिंग टैब में, है ना। मेल मर्ज एक ही पत्र को, एक ही लेटर को मल्टीपल लोगों को अगर हमको सेंड करना है तो हम मेल मर्ज का यूज करते हैं। फाइनली लास्ट में इसमें हम आउटलुक एक्सप्रेस का यूज करते हैं, जो कि एक ईमेल क्लाइंट है, वो भी आपको याद रखना है। इसके बाद हमारे पास में है वर्ड काउंट ऑप्शन। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वर्ड काउंट मतलब आपने जो टेक्स्ट टाइप किया हो उसमें कितने वर्ड, कितने कैरेक्टर आपने टाइप किए हुए, उनकी संख्या नापना। कहाँ से नाप सकते हैं हम लोग नाप सकते हैं उसको, कहाँ से, रिव्यू से। कहाँ से नापेंगे, रिव्यू में हम जाएंगे, वहां पर हमको पहले ऑप्शन मिलेगा कौन सा वाला, प्रूफिंग का। प्रूफिंग के अंदर हमको मिलने वाला है फाइंड स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का ऑप्शन, थीसास का ऑप्शन, और साथ में हमको मिलता है वहां पे वर्ड काउंट का ऑप्शन। तो ये भी हम लोग लगा सकते हैं। याद रखना यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि वर्ड काउंट में हम लाइन वाइज भी कर सकते हैं, पैराग्राफ वाइज भी और पेज वाइज भी, है ना। अलग अलग तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ड को काउंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यू स्लाइड ऑप्शन। न्यू स्लाइड का ऑप्शन ये कहाँ का क्वेश्चन हो गया, पावर पॉइंट का क्वेश्चन है। न्यू स्लाइड का ऑप्शन आपको कहाँ मिलने वाला है, तो न्यू स्लाइड का ऑप्शन भैया हमको पावर पॉइंट में कहाँ मिल जाता है, होम टैब पर ही मिल जाता है। पहली जो टैब होती है उसी पे हमको मिल जाता है न्यू स्लाइड का ऑप्शन, इसको याद रखिएगा। इसके बाद है हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो हेडर फुटर अभी हमने बात करी थोड़ी देर पहले। हेडर फुटर हमको कहाँ मिलेगा, ये इंसर्ट में ही मिलेगा, चाहे पावर पॉइंट की बात करें, एक्सेल की करे या वर्ड की बात कर ले, आएगा वहीं पर। इसके बाद है डुप्लीकेट स्लाइड। जो डुप्लीकेट स्लाइड हमारे पास में होती है तो वो उसका ऑप्शन हमको कहाँ मिलेगा, तो डुप्लीकेट स्लाइड अगर आपको बनानी है, तैयार करनी है, तो उसका ऑप्शन भी हमको कहाँ मिलता है, हमको मिलता है सीधे भैया होम टैब पे ही मिल जाता है, न्यू का भी और डुप्लीकेट का भी, है ना। बस इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है स्लाइड लेआउट, है ना। स्लाइड लेआउट का ऑप्शन हमको कौन सी टैब में मिलता है, तो स्लाइड लेआउट में क्या होता है, बेसिकली स्लाइड का स्ट्रक्चर वगैरह, कंटेंट वगैरह हमको एडिट वगैरह करने हैं, तो यह ऑप्शन हमको कहाँ मिलेगा, स्लाइड के लेआउट का। तो याद रखिएगा यह ऑप्शन भी हमको कहाँ मिलता है, ये मिलता है होम टैब में ही हमको मिलता है। याद रखना, न्यू स्लाइड का ऑप्शन, डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन और स्लाइड लेआउट का ऑप्शन भी कहाँ मिल रहा है, हमको होम टैब पे मिल रहा है। इसको अच्छे से याद रखना। आजकल पावर पॉइंट के क्वेश्चन भी अच्छे खासे आ रहे हैं। डिजाइन में हमारे पास थीम्स होती है, इसमें ऑब्जेक्ट इंसर्ट करके लेके आना है और इसमें हमको व्यू संबंधी, है
ना, जो हमारे पास यूआई होता है, इंटरफेस होता है, यूजर इंटरफेस होता है पावर पॉइंट का, उसमें कौन सी चीज कहाँ दिख रही है, उसके लिए व्यू टैब है। जूम ऑप्शन किस टैब में होता है, तो जूम जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या था, ये व्यू ऑप्शन था। तो व्यू में हम लोगों को जितना यूआई है, यूजर इंटरफेस से संबंधित जितने भी ऑप्शन है, कहाँ मिलने वाले, सीधे व्यू टैब में मिलेंगे। तो अब जूम हमको करना है, स्लाइड को जूम इन जूम आउट के ऑप्शन हमको कहाँ मिलेंगे, ये मिलने वाले हमको व्यू टैब में, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मॉडेम का मुख्य कार्य क्या है। मॉडेम का मुख्य कार्य क्या होता है भैया, टेलीफोन लाइन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है ना, और ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को फिर एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम करता है। यह एक प्रकार का कम्युनिकेशन डिवाइस है, इंटरनेट चलाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो क्या आ जाएगा आपको, सिग्नल कन्वर्जन एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग भी वो करता है, इसको याद रखिएगा। राउटिंग क्या होती है, तो राउटिंग की जाती है राउटर के द्वारा, डाटा को अलग अलग रास्तों से जब भेजा जाता है वो क्या कहलाता है, राउटिंग, और कौन करता है, राउटर करता है। स्विचिंग क्या होती है, तो स्विचिंग जो डाटा के पैकेट्स होते हैं ना, उनको छोटे छोटे भागों में बांटना क्या कहलाता है, पैकेट स्विचिंग कहलाता है, और कौन करता है, टीसीपी करता है। फिल्टरिंग क्या होती है, डाटा को छांटना, कंडीशन वाइज क्या कहलाएगा, डाटा फिल्टरिंग कहलाएगा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, स्विच और हब में मुख्य अंतर क्या है। स्विच और हब में मुख्य अंतर क्या है, देखिए हमारे पास स्विच जो होता है, स्विच कहाँ काम करता है, तो स्विच काम करता है हमारे पास डेटा लिंक लेयर पे, ये याद रखना। हब कहाँ काम करता है, तो हब काम करता है फिजिकल लेयर पर। अगर हम बात करें, स्विच क्या करता है, स्विच हमारे पास मैक एड्रेस जो रहता है उसके आधार पर डेटा को सेंड करता है, जिसका मैक एड्रेस उसके पास में होगा, फिजिकल एड्रेस जिसका होगा उसी को डाटा सेंड करेगा। जबकि हब क्या करता है, ये पूरा ब्रॉडकास्ट कर देगा, सबको भेज देगा, है ना, जबकि ये स्पेसिफिक व्यक्तियों तक ही भेजता है। हमारे पास ऑप्शन है स्पीड, कॉस्ट, स्विच यूज, मैक एड्रेस, हब, ब्रॉडकास्ट डाटा, है ना, तो यही वाला ऑप्शन सही है। स्विच क्या करता है, मैक एड्रेस के आधार पर डाटा को सेंड करता है, मतलब जिसका उसके पास एड्रेस होगा सिर्फ उन्हीं को डाटा सेंड करेगा, बाकी लोगों को वो नहीं सेंड करेगा। जबकि हब क्या करता है, ये बोलता है आओ भैया सब ले जाओ, ठीक है, तो यहां पर उसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस ब्रॉडकास्ट डोमेन को अलग करता है। कौन सा डिवाइस है जो ब्रॉडकास्ट डोमेन को अलग करने वाला है, मतलब प्रसारण जो करता है उसको क्या करेगा, अलग करेगा। देखिए हमारे पास में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हमारे पास है राउटर है, स्विच है, हब है, ब्रिज है। ब्रिज क्या है, ये भी मैक एड्रेस का यूज करता है, हब उसी मैक एड्रेस का यूज नहीं करता है, स्विच ये मैक एड्रेस का यूज करता है, और राउटर जो होता है ये यूज करता है किसका, आईपी एड्रेस का, है ना। तो हमारे पास पे डिवाइस ब्रॉडकास्ट डोमेन को अलग करेगा, है ना, डिवाइस ब्रॉडकास्ट डोमेन को अलग करेगा, मतलब कि हमारे पास में जो राउटर है, ये इस प्रश्न का राइट आंसर है, क्योंकि हमारा जो राउटर होता है ये दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है ना। दो अलग अलग नेटवर्क में क्या करना है, उसको ब्रॉडकास्ट जो होगा उसको अलग करेगा, डोमेन को अलग अलग करेगा। तो वो कौन कर सकता है, तो सिर्फ राउटर कर सकता है, क्योंकि यही दो नेटवर्क के बीच में स्थापित किया जाता है, इसको याद रखिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, रिपीटर का मुख्य कार्य। रिपीटर हमको पता ही है, रिपीटर क्या करता है, जो सिग्नल वीक हो जाते हैं उनको रीजनरेट करते हैं। हम नेटवर्क में जब हमारा नेटवर्क ऐसा होगा बहुत लंबा जब हो जाता है, तो सिग्नल क्या होते हैं भैया, सिग्नल ऐसे जाएंगे फिर ऐसे धीरे हो जाएंगे। तो इस लो सिग्नल को क्या करेंगे, फिर से हाई सिग्नल में बदलने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे रिपीटर लगाएंगे, है ना। तो बेसिकली रिपीटर क्या करता है, तो सिग्नल रीजनरेट करता है, सिग्नल को क्या करेगा, फिर से रीजनरेट कर देता है और आगे भेज देता है। हमने देखा भी है, जिस केबल कनेक्शन जो रहते हैं टीवी के, तो घरों पे लगा के एम्पलीफायर लगाते हैं। वो एम्पलीफायर बेसिकली होता क्या है, वो हमारा एक तरह का रिपीटर ही होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आईएमएपी और पीओपी में मुख्य अंतर क्या है। देखिए भैया ये दोनों के दोनों संबंधित है, किससे, ईमेल से, लेकिन ईमेल भी किसको, प्राप्त करने से, ईमेल को प्राप्त करने के लिए। और सेंड करने की अगर बात है तो क्या आता है, सेंड करने के लिए एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सेंड करने के लिए, भेजने के लिए, प्राप्त करने के लिए, दोनों है। तो ये तो सिमिलरिटी हो गई। अब इसमें भी क्या अंतर है, क्या अगर मैं आपको बताऊं सीधे सीधे किसका, आईएमएपी का अगर बताऊं, तो ये क्या करता है कि जो भी मेल आते हैं उसको कहाँ सेव करता है, सर्वर पर ही सेव करके रखता है। जबकि पीओपी3 क्या करता है, ये जिसके पास जो मेल आते हैं तो उसको उस डिवाइस में, चाहे मोबाइल होगा या कंप्यूटर होगा, उसके अंदर सेव कर देता है।
डिस्क में सीधे सीधे सेव कर देगा, है ना। जबकि यहाँ पर ये क्या करेगा, मेल में, तो यहाँ पे सर्वर में सेव किया, तो सर्वर में सेव करने में होता क्या कि इसको कोई भी देख सकता है, कोई भी रिसीव कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अंदर डिवाइस में सेव हो गया, तो ये कैसा हो गया, ये पैक हो गया भैया, जिसके पास में है वही देख पाएगा। हमको बोल रहा है IMAP स्टोर मेल ऑन सर्वर, तो हाँ ठीक है। POP3 स्टोर मेल ऑन सर्वर, तो ये वाला आपका गलत है ना। ये उसमें अंतर होगा, ये वाला अंतर कौन सा आएगा आपके पास में कि POP3 जो है वो स्टोर करता है सर्वर पे, तो ये नहीं है। कहाँ स्टोर करता है POP3, डिवाइस की मेमोरी में स्टोर करता है, ठीक है। और IMAP, ये दोनों ऑप्शन आपके गलत है, ये हो गए नहीं, है ना। अंतर कहाँ आएगा इन दोनों में, तो ये वाला अंतर है आपके पास में, याद रखना। और अंतर क्या था बेसिकली मैंने आपको बता भी दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, DNS का मुख्य कार्य है। DNS क्या करता है, डोमेन नेम सिस्टम। बेसिकली डोमेन नेम को ये बदलता है, किसमें, नंबर्स में, IP एड्रेस में। डोमेन नेम को किसमें बदलेगा, डोमेन नेम को IP एड्रेस से बदलता है, ये याद रखना। डोमेन नेम में वेबसाइट का एड्रेस, जैसे google.com है, तो उसको बदल लेगा किसमें, IP एड्रेस से बदलने का किसका है, DNS, डोमेन नेम सिस्टम का है, याद रखना। और उसका रिकॉर्ड भी अपने पास रखता है, किन्हीं भी दो वेबसाइटों का जो डोमेन नेम होगा एक जैसा नहीं हो सकता, याद रखिएगा। अगला है DHCP का उपयोग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पहली चीज इसका फुल फॉर्म याद रखना, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। करता क्या है ये, देखिए जब भी हम कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर डिवाइस से इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, तो हमारे डिवाइस को एक नया IP एड्रेस मिलता है हर बार। क्यों, डायनेमिक IP एड्रेस मिलता है ना हम लोगों को, हर बार जब भी कनेक्ट हो गए तो एक नया IP एड्रेस मिलता है। कौन देता है, तो हमको DHCP जो होता है ये करता है असाइन हमको वो IP एड्रेस, जितने बार हम कनेक्ट होते हैं तब। तो याद रखना, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। और क्या करेगा, ईमेल, डाटा ट्रांसफर, IP एड्रेस एलोकेशन। ये IP एड्रेस क्या करता है, हमको अलाउड करता है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, TCP किस प्रकार का प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सारे के सारे प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, प्रोटोकॉल अच्छे से तैयार करके जाना, हमारे एग्जाम में 1 नंबर जो है हमको फ्री का मिलेगा। थोड़े से तो है, याद करने में क्या जा रहा। TCP किस प्रकार का प्रोटोकॉल है, हमको बोल रहा है कनेक्शन लेस, कनेक्शन ओरिएंटेड, स्ट्रेसलेस और फास्ट ओनली। तो हमारे पास जो TCP होता है, ये वाला जो प्रोटोकॉल हमारे पास में कैसा है, ये है कनेक्शन ओरिएंटेड है। इसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कौन सा हमारे पास, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, याद रखना, इसको याद कर लेना। फिर हमारे पास में UDP कौन सा है, तो ये उसका विपरीत होता है, जस्ट उसका विपरीत प्रोटोकॉल होता है। जैसे ये क्या हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड बोल रहा है, रिलायबल बोल रहा है, कनेक्शन लेस बोल रहा है, सिक्योर। तो वाला हमारे पास में कौन सा है, TCP कैसा होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। वही हमारे पास UDP क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, 1NF में कौन सी कंडीशन है। 1NF क्या होता है भैया, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, 1 लिखा है ना, तो क्या फर्स्ट, N मतलब नॉर्मल और F मतलब फॉर्म, मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि पहली सामान्य रूप, पहला सामान्य रूप क्या होगा, है ना। हमको बोल रहा है ऑटोमेटिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू, नो डुप्लीकेशन और सॉर्टेड डेटा। तो हमारे पास जो डेटा होता है उसमें जो सबसे पहला हमारे पास में ऑप्शन मिलेगा उसमें 1NF क्या होता है, तो हमारे पास जो टेबल होता है, तो किसी भी टेबल में एक वैल्यू होनी चाहिए। क्या बोल रहा है वो, किसी भी टेबल में एक वैल्यू होनी चाहिए, मतलब कि ऑटोमेटिक क्या होगी उसमें वैल्यू, बिना उसके वो टेबल जो होगा आपका टेबल के रूप में प्रयोग नहीं आ सकता। उसमें जितने भी टेबल होंगे तो उसमें क्या होनी चाहिए, कम से कम एक वैल्यू होनी चाहिए। ये कहने का मतलब है किसका, 1NF का, है ना। एक सामान्य रूप क्या होगा किसी टेबल का, तो उसमें वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पर यूनिक की में क्या होता है हमारे पास में, तो वहां पर 2NF आ जाएगा हमारे पास में, या 3NF आ जाएगा, 1NF या 3NF, है ना। नो डुप्लीकेशन क्या होता है हमारे डेटा के में, ये तो जेनरिक रूल है कि डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, है ना। सॉर्टेड डेटा, तो सॉर्टेड डाटा जो है यहाँ पर हमारे को जरूरी नहीं होता है, ये याद रखिएगा, हम लोग खुद कर लेंगे, ठीक। तो याद रखना 1NF मतलब कि एक फर्स्ट नॉर्मल जो फॉर्म होगा क्या होगा कि उसमें ऑटोमेटिक क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। कहाँ पर, टेबल में। अगला क्वेश्चन है, विच SQL कमांड इज यूज्ड टू रिमूव अ टेबल
परमानेंटली, मतलब टेबल को आपको स्थायी रूप से क्या है, हटा देना है, टेबल को डिलीट करना है, टेबल को आपको बिल्कुल खाली कर देना है। तो टेबल को अगर पूरा आपको हटाना है, पूरा का पूरा, तो हम एसक्यूएल की कौन सी कमांड यूज करते हैं? हमारे को बोल रहा है डिलीट, ड्रॉप, रिमूव और क्लियर। तो किसी भी टेबल को एसक्यूएल में अगर किसी टेबल को हमको पूरा डिलीट करना है, पूरा क्या करना है, उसको स्थायी रूप से हटाना है, हम लोग यूज करते हैं ड्रॉप कमांड। कौन सी यूज करने वाले हैं? ड्रॉप कमांड। डिलीट से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके अंदर के कंटेंट हटा सकते हैं, टेबल जैसा का वैसा रहेगा, कंटेंट हट जाएंगे। तो याद रखिएगा पूरा टेबल हटाना है हमको, तो क्या यूज करेंगे हम? ड्रॉप कमांड को यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है ज्वाइन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ज्वाइन का उपयोग मतलब, ज्वाइन मतलब क्या होता है? दो टेबल को आपस में जोड़ना है आपको, तो हम क्या यूज करने वाले हैं? ज्वाइन का यूज करने वाले, है ना। दो होंगे, तीन होंगे, तो आपस में क्या करना है, उनको आपस में जोड़ देना है, फिर आपको क्या करना है, उसकी समरी निकालनी है। तो ज्वाइन ऑप्शन का यूज हम कहाँ करते हैं? हम लोग टेबल को आपस में जोड़ने के लिए, टेबल को कंबाइन करने के लिए करते हैं। दो टेबल होंगे, आपस में कंबाइन करके एक टेबल हमने बना लिया, देन हम उसमें काम कर लेंगे। अब याद रखना, पहले और दूसरे, ए और बी दोनों टेबल को जोड़ के और कंबाइन करना। अगला है हमारे पास में, कौन सा ज्वाइन दोनों टेबल के सभी रिकॉर्ड को देता है ना। हम कौन सा ज्वाइन वाला ऑप्शन यूज करें? कंबाइन करना मतलब आपस में जोड़ने के लिए कौन सा ज्वाइन का ऑप्शन यूज करें जिसमें सभी डेटा के क्या देते? रिकॉर्ड देते। टेबल के सभी जितना भी डेटा उसमें है सबका क्या दे देगा? रिकॉर्ड दे देगा। हमारे पास में हो रहा है इनर, हमको हो रहा है लेफ्ट, राइट और फुल आउटर। तो हमारे पास में हमको क्या चाहिए? सभी रिकॉर्ड चाहिए, सारे के सारे चाहिए। तो हम क्या यूज करने वाले हैं? हम लोग फुल आउटर। कौन सा ज्वाइन यूज करने वाले हैं हम लोग? फुल आउटर का। और आपको अगर एक ही टेबल का चाहिए, है ना, तब हम क्या यूज करेंगे? इनर का। कौन सा ज्वाइन यूज करने वाले? तब हम इनर का यूज करने वाले। और आपको सिर्फ लेफ्ट टेबल का चाहिए तो लेफ्ट यूज करेंगे, सिर्फ राइट टेबल का चाहिए तो राइट टेबल का। आपको सॉरी, दोनों टेबल का चाहिए, है ना, सभी का बोल रहा है, सभी का चाहिए तो हम क्या यूज करने वाले? फुल आउटर का यूज करेंगे, याद रखिएगा ना। डेटाबेस के क्वेश्चन है और ये हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो निश्चित रूप से ये सिर्फ आपको ही एक नंबर मिलने वाला है, क्योंकि आप ही इसको इस समय देख रहे हो। अगला क्वेश्चन है एसक्यूएल में वेयर क्लॉज का उपयोग क्या है? वेयर क्लॉज जो होती है उसका एक्चुअल में उपयोग हम क्या करते हैं एसक्यूएल में? हमको बोल रहा है सॉर्टिंग करने के लिए, फिल्टर, डाटा को फिल्टर करने के लिए, ग्रुपिंग के लिए या ज्वाइनिंग के लिए। तो देखिए एसक्यूएल में वेयर का यूज हम लोग करते हैं, हमारी कंडीशन होगी, विशेष तौर पर उस कंडीशन के आधार पर डेटा को क्या करना है? हमको फिल्टर करना है। जब भी कंडीशन हम लगा देते तो क्या होता है? फिल्टर ही होता है, याद रखना। तो डेटा को क्या करने के लिए? फिल्टर करने के लिए, याद रखना। सॉर्टिंग में क्या होता है? तो हम डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग, छोटे से बड़े, बड़े से छोटे, बस इसी रूप में बदल सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हमको हमेशा क्या यूज करना है? फिल्टर यूज करना है, या चाहे हम डेटाबेस में हो या हम एक्सेल में हो या हम वर्ड में हो, याद रखना इस चीज को, है ना। फिलहाल यहाँ पे हमारे पे वेयर क्लॉज कहाँ काम में आने वाली है? डेटा को फिल्टर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है यूनिट टेस्ट कौन करता है? तो यूनिट टेस्ट बेसिकली होता है क्या है कि पूरे के पूरे जो हमारे पास सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है ना, उसकी कोडिंग तैयार हो गई है, तो यूनिट टेस्ट करने का अधिकार किसके पास में है? यूनिट टेस्ट करता कौन है? तो याद रखना, उसको करेगा उसका डेवलपर। एक एक कोड को फिर से चेक करेगा, है ना, वो क्या कहलाएगा? आपका यूनिट टेस्टिंग कहलाएगी। और कौन करेगा? उसका डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर ही उसको करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है इंटीग्रेशन टेस्टिंग का उद्देश्य क्या है? तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग का उद्देश्य क्या होता है कि हम लोग अलग अलग मॉड्यूल्स यूज करते हैं, है ना, अलग अलग मॉड्यूल्स को जोड़कर और फिर चेक करते हैं कि वो बराबर काम कर रहे हैं या नहीं। तो अलग अलग मॉड्यूल्स को जोड़कर सिर्फ चेक किया जाना कि वो बराबर काम कर रहे हैं या नहीं, ये हमारे पास होता है क्या? इंटीग्रेशन टेस्टिंग का अर्थ, है ना। तो क्या होगा इसका? टेस्टिंग मॉड्यूल्स इंडिविजुअली, इंडिविजुअल कहाँ पे करते हैं? यूनिट टेस्ट में करते हैं। जो कौन करता है? स्वयं डेवलपर करता है। टेस्ट कंबाइन मॉड्यूल्स, तो ये होगा हमारा आंसर। अलग अलग मॉड्यूल्स को जोड़कर और लेकर और फिर हम चेक करते हैं कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, सब बराबर काम चल रहा है या नहीं, उसके लिए, है ना। यूआई क्या होगा? यूजर इंटरफेस की टेस्टिंग करेगा। और ये सिक्योरिटी का है, तो आप इतना से याद रखिए। अगला क्वेश्चन है सिस्टम टेस्टिंग किस लेवल पे होती है? तो सिस्टम टेस्टिंग जो होगी बेसिकली ये हमारे पास में, आपको बता दूं कि इंटीग्रेटेड सिस्टम कहां पर होगी सिस्टम टेस्टिंग? तो इंटीग्रेटेड सिस्टम पे होगी। कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरी जो तो हमारा सॉफ्टवेयर होगा, है ना, पूरा का पूरा शुरू से लेकर आखिर तक सारा का सारा चेक किया जाएगा। कहाँ पर? सिस्टम टेस्टिंग में। तो याद रखना कैसी होगी वो? इंटीग्रेटेड सिस्टम होगी, इसमें हर एक चीज चेक की जाएगी, है ना। मॉड्यूल क्या होगा? ये हमारे पास यूनिट लेवल पे हो गया, कोड ये डेवलपर लेवल पे हो गया, यूआई क्या है? यूजर इंटरफेस, मतलब जो यूजर यूज करेगा उसके अकॉर्डिंग फिर इसको चेक किया जाएगा। तो इसको याद रखिए।
अगला है हमारे पास में एक्सपेंशन टेस्टिंग क्या होती है। तो एक्सेप्ट किसी भी चीज़ को हम जब तैयार करवाते हैं तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है ना, हमारी कुछ उसमें अवधारणा होती है, हमारी कुछ जरूरी चीज़ें होती है कि भाई हमारे इसमें इतना इतना तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम। तो वो कौन चेक करेगा, है ना। आपकी जो कंडीशन होगी कि आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया तो आपको उसके अंदर तो अलग अलग कंडीशन है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो उसको चेक कौन करेगा, जो सॉफ्टवेयर बनवाएगा वो, मतलब कि कौन होगा वो या तो क्लाइंट होगा या फिर यूज़र होगा। वो चेक करेगा कि उसकी उम्मीदों के आधार पर ये बना है कि नहीं। तो ये क्या बेसिकली उम्मीद की टेस्टिंग होती है। तो सॉफ्टवेयर जब भी डेवलप किया जाता है तो उसको यूज़र चेक करेगा, उसके अकॉर्डिंग बनेगा, फिर वो टेस्ट कैसा माना जाता है, ओके तब माना जाता है। अगला क्वेश्चन है अल्फा टेस्टिंग कहाँ की जाती है। ठीक है, हमारे पास दो तरह की टेस्टिंग होती है, अल्फा टेस्टिंग और एक बीटा टेस्टिंग। तो अल्फा टेस्टिंग जो होती है ये कौन करता है, ये करता है भैया डेवलपर साइड पे, है ना, जिसने बनाया है उस तरफ चेक की जाएगी, अल्फा टेस्टिंग होगी। और बीटा टेस्टिंग कहाँ पे होती है, तो वो क्लाइंट साइड में होती है ना। क्लाइंट के लिए आएगा तो याद रखना बीटा टेस्टिंग होगी, और डेवलपर के लिए क्या होगी हमारे पास में अल्फा टेस्टिंग होती है। दोनों को याद रखिएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाले, ज्यादा पढ़ना नहीं है। फ्लैटब्लेड स्कैनर कैसे काम करता है। फ्लैटब्लेड स्कैनर हमने देखा है सबसे ज्यादा यही प्रयोग किया जाता है। हमने स्कैनर ऐसा देखा है ना, यहाँ पे उसका क्या होता है, इस तरह से ढक्कन होता है, यहाँ पे हमने इसका ढक्कन ओपन किया, पेपर को लिटाया, बंद कर दिया, स्कैन कर लिया। ऐसे ही करते हैं हम लोग स्कैन, है ना। हमारे पास पे क्या है, डॉक्यूमेंट मूव, स्कैनर हेड मूव, बोथ मूव, नो मूवमेंट। देखिए यहाँ पर ये जो स्कैनर हम रहता है, आपने ऐसा देखा होगा स्कैनर, इसको पेपर रख के हम स्कैन करते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट मूव होता है क्या, नहीं होता है ना। स्कैनर हेड मूव होता है कि, तो हाँ उसमें स्कैनर का हेड मूव होता है, स्कैनर उसके ऊपर चलता है और पेपर स्कैन हो जाता है। बोथ होंगे क्या, नहीं, नो मूवमेंट ऐसा कुछ नहीं। अच्छा डॉक्यूमेंट मूव, ये आंसर सही हो सकता था किस कंडीशन में, या फिर फ्लैट बेड की जगह ड्रम स्कैनर रखा जाता या फिर सीट फेल्ड स्कैनर रखा जाता। सीट फेल्ड में हम पेपर डालते तो पेपर अंदर से घूम के बाहर निकलता है, तब क्या आ जाता, फिर डॉक्यूमेंट मूव वहां पर आता। तो याद रखना सीट फेल्ड या ड्रम स्कैनर में पेपर अंदर जाता है बाहर निकलता है, तो वहां पर डॉक्यूमेंट मूव होता है। लेकिन फ्लैट बेड में डॉक्यूमेंट मूव होता है क्या, नहीं। यहाँ पर क्या होता है, उसका हेड होता है, वो ऊपर से नीचे जाएगा और स्कैन कर लेगा। अगला क्वेश्चन है ओसीआर का फुल फॉर्म, याद रखना एग्जाम में आता है, क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन है, हर बार आपको किसी न किसी सेट में मिलता ही है। जैसे कि मैंने बोला है कि आज के वीडियो में आपको 10 से 15 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है ओसीआर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ओसीआर का जो उपयोग हम लोग करते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज का उपयोग हम क्यों करते हैं, तो हमारे पास इमेज वगैरह होगी, है ना। इमेज मतलब फोटो आपने खींची है तो उसको हम बदल सकते हैं किसमें, टेक्स्ट में। मतलब वहाँ पे फोटो में टेक्स्ट ही होगा बेसिकली, उसको आप क्या टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी इमेज फाइल को। तो याद रखना क्या करेगा, वो इमेज को टेक्स्ट में बदल सकता है। मतलब कि आप फोटो खींच लो, आपके पास पेपर होगा, उसके आप फोटो खींच लो, उसके अंदर टेक्स्ट होगा, वो सीधे कहाँ चले जाएगा, आपके वर्ड की फाइल में आप उसको एडिट कर सकते हैं, इस फॉर्म में वो चला जाता है, याद रखिएगा, है ना। तो क्या करेंगे, टेक्स्ट को इमेज में। अगला हमारे पास में बारकोड रीडर किस प्रकार का डिवाइस है। तो बारकोड रीडर जो हमारे पास में होता है, बेसिकली इसका यूज हम क्या करते हैं, गुड्स एंड प्रोडक्ट्स पे जो लाइनें हमारे पास बनी होती है उसको स्कैन करने के लिए। ठीक है, हमको बोल रहा है वो आउटपुट है, स्टोरेज है, इनपुट है या प्रोसेसिंग है। तो हमारे पास में बारकोड रीडर क्या होता है, ये इनपुट डिवाइस होता है कि जो बारकोड्स होती है ना, उनको क्या करता है, स्कैन करके और कंप्यूटर के लिए इनपुट दे देता है। तो ये याद रखना आप इसके लिए, बारकोड के लिए। बारकोड डेटा कैसे स्टोर करता है। तो बारकोड क्या है, बारकोड मशीन हम लोगों ने देखी है मॉल वगैरह में या हमारे पास स्पीड पोस्ट वगैरह में। बारकोड हैंडल डिवाइस होता है, उस पर जैसे उसको प्रेस करते हैं उसके अंदर से क्या होता है, लाल कलर का लेजर लाइट निकलता है। क्या निकल रहा है, लेजर लाइट निकल रहा है, वो लाइनों के ऊपर पड़ रहा है, उसको जो नंबर है सीधे स्कैन हो जा रहा है, कहाँ पर, हमारे कंप्यूटर में। बस इतना सही तो है। तो हमसे क्या बोल रहा है वो, लाइट एंड डार्क लाइन, लाइट से और डार्क लाइन कौन सी होती है, जो ऐसा पैटर्न बना होता है हमारे पास में, तो उसको स्कैन करता है कौन, बारकोड, और स्टोर कर लेता है उसकी सूचनाओं को कंप्यूटर के अंदर। इसको याद रखना। अगर वो कलर पूछे किस कलर की होती है, तो मोस्टली जो मोस्ट कॉमन है रेड कलर के ही लाइट होते हैं, याद रखना, लेजर लाइट। हाँ, और एक चीज और कि जब इसको स्कैन किया जाता है तो इसमें बीप की एक आवाज आती है ना, वो भी एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पर आधारित है। मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पर, ठीक है, हमारे पास मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे जो आधारित डिवाइसेस है, हमारे पास में एक हार्ड डिस्क, एक हमारे पास में फ्लॉपी डिस्क, और एक हमारे पास में है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक क्या है हमारे पास में, टेप है, याद रखना है। तीन ही है हमारे पास में, चौथा नहीं है। तो यहाँ पर एसएसडी ये कैसी है, इलेक्ट्रॉनिक है,
CD कैसी है, ऑप्टिकल है, हार्ड डिस्क मैग्नेटिक है, DVD ऑप्टिकल है। ये मैग्नेटिक पूछ रहा था तो क्या आ गया हमारा आंसर, सीधे सीधे हार्ड डिस्क आ गया, है ना। बाकी 3 ऑप्शन ये रखे हैं, इनको भी याद कर लेना। अगला है DNS का मुख्य कार्य क्या है ना। DNS का मुख्य कार्य क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। क्या करता है ये, डोमेन नेम को IP नेम में बदलता है, याद रखना, ठीक। अगला है कौन सी की कॉम्बिनेशन टास्क मैनेजर खोलता है ना। टास्क मैनेजर अगर आपको ओपन करना है तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करने वाले हैं। तो हमारे पास में कॉम्बिनेशन की किसको, टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए जितने भी काम हमारे पीछे की तरफ चल रहे हैं हम सबको देख सकते हैं और वहां से किल कर सकते हैं या उसको फोर्सफुली बंद भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग यूज करते हैं शिफ्ट प्लस एस्केप की। इसका यूज करके हम डायरेक्ट क्या को ओपन कर सकते हैं, टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो काम करते कभी फंस जाओ तो यहां से ओपन करके जो प्रोसेस बंद नहीं हो रही उसको यहां से आप क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल आल्ट डेल ये किसकी है, ये हमारे पास में, इससे हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते, सॉफ्ट बूटिंग की शॉर्टकट की है, याद रखना। लेकिन उस कंडीशन में होना चाहिए तभी रीस्टार्ट होगा, नहीं तो फिर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा, वहां से आपको चूज करना पड़ेगा रीस्टार्ट का। आल्ट F4 हम अपना क्लोज की है, कंट्रोल टैब हमारे पास में स्विच करने की है। कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम को मैनेज करता है, कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम को मैनेज करता है, तो मैनेजर तो एक ही है हमारे कंप्यूटर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वही हमारे कंप्यूटर का क्या कहलाता है, मैनेजर कहलाता है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बेसिकली ये हमारी जो सामान्य, जैसे कि हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये जो बात करते हैं, ये सारी की सारी हमारी एप्लीकेशंस होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर होता है ना। साथ में पापा कंपाइलर भी होता है, यूटिलिटी भी होता है, ये भी याद रखना। प्लस हमने सिर्फ मैनेजर पूछ रहा है तो हमने क्या लगा दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अलावा कंपाइलर और यूटिलिटी, ये भी क्या हमारे पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। कंपाइलर के साथ में और याद रखना इंटरप्रेटर और असेंबलर भी हमारे पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है, ठीक है। चलिए, और यूटिलिटी जो है ये टोटल 5 प्रकार की यूटिलिटी हम लोग देखते हैं। 5 प्रकार की यूटिलिटी कौन कौन सी है, डीफ्रेगमेंटर है, डी क्लीनर है, कंप्रेसर है, क्लीनर है, और एक हमारे पास में बैकअप और एंटीवायरस, है ना। इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस टोपोलॉजी में सभी नोड एक सेंटर डिवाइस से जुड़े होते हैं। तो हमारे पास में ऐसी कौन सी टोपोलॉजी होती है कि जिससे सारे नोड कैसे होते हैं, जुड़े होते हैं, बीच में क्या लगा होता है, इस तरीके से लगा होता है। ये क्या हमारे पास में बेसिकली ये होता है हब, है ना, हब लगा होता है। तो कौन सी टोपोलॉजी होती है, ये होती है हमारे पास में स्टार टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होते हैं कि सारे कंप्यूटर क्या होंगे, आपस में बस कनेक्ट होते हैं। कैसे, केबल के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं, कोई सेंटर वाला कंप्यूटर इसमें नहीं होता है। बस में क्या होता है, एक बस होती है, केबल होता है और इसी पे डायरेक्ट क्या लगे होंगे, आपके कंप्यूटर लगे होते हैं, ये याद रखना है। मेश टोपोलॉजी जो होती है ये टोटल कैसी होती है, फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी कहलाती है। इसमें जितने भी कंप्यूटर होते हैं बचे हुए सारे कंप्यूटर से सीधे कनेक्टेड रहते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी होती है ना, और ये बहुत ज़्यादा विश्वसनीय भी होती है, ये याद रखिएगा। MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन, कंट्रोल प्लस क्या है, सेमीकॉलन। इससे क्या होगा, तो कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, क्या इंसर्ट कर सकते हैं, हम लोग डेट इंसर्ट कर सकते हैं। कौन सी, जो इस समय हमारे कंप्यूटर में चल रही है वो वाली। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कौन सा डिवाइस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल बदलता है। ये तो हमको पता ही है, कौन बदलेगा एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में कौन बदलने वाला है, मॉडेम बदलने वाला है, ये हमको पता है। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है, तो फायरवॉल हम लोग यूज करते हैं इसके लिए सिक्योरिटी के लिए। कहाँ पर सिक्योरिटी हमको चाहिए, हमको बोल रहा है अच्छा ये स्पीड इंक्रीज करने के लिए, नेटवर्क सिक्योरिटी, डाटा स्टोरेज और बैकअप के लिए। तो क्या है हमारे पास, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, फायरवॉल का यूज करते हैं, याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट की, ठीक है। स्लाइड शो शुरू करने के लिए हमारे पास 2 शॉर्टकट की होती है, एक हमारे पास में है शिफ्ट प्लस F5 और एक सीधे हमारे पास में क्या है F5। दोनों में बेसिक सा अंतर है, याद रखना। अगर हमने स्लाइड तैयार कर ली है और वहां पे हम सीधे क्या कर सकते हैं, F5 प्रेस कर देंगे, तो क्या होगा, जब भी जितने भी बार हम F5 प्रेस करेंगे हमारा प्रेजेंटेशन पहली स्लाइड से ही स्टार्ट होगा, है ना। मान लो हमने 5वीं स्लाइड तक क्या आए फिर रुक गए, है ना, फिर अगर हमने F5 यूज किया तो फिर से प्रेजेंटेशन कहां से स्टार्ट होगा, पहली से फिर 10 स्लाइड तक जहां तक जाना है उसको जाएगा। लेकिन अगर आपने 5वीं स्लाइड पर ब्रेक किया हुआ है और आपने शिफ्ट प्लस F5 अगर प्रेस किया, है ना, तब क्या होगा, इस 5 से ही वो आगे जाएगा, आपका प्रेजेंटेशन शुरू से स्टार्ट नहीं करेगा। शुरू से स्टार्ट करना तो क्या यूज करते हैं हम लोग,
सीधे F5, और बीच में कहीं रुके हुए हम वहां से करना है करंट स्लाइड से, तो फिर हम यूज करते हैं शिफ्ट प्लस F5, याद रखना। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, F5 हो जाने वाला है ना। यहाँ पर F7 याद रखना, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए यूज करते हैं। F2 का यूज हम लोग करते हैं एडिट करने के लिए, फोल्डर या फाइल के नेम या एक्सेल की सीट को एडिट करने के लिए, सेल को एडिट करने के लिए। F1 यूनिवर्सल हेल्प की शॉर्टकट की है, सब जगह हेल्प ही उससे आने वाली है। क्वेश्चन 50वां, लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होती है, मतलब कौन सी लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होती है, मतलब कि मशीन के ऊपर निर्भर नहीं करती है ना। बेसिकली हम लोग जितनी भी लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, सारी की सारी लैंग्वेज क्या होती है, ट्रांसलेट करके फिर कहा जाती है मशीन लैंग्वेज में जाती है। तो मशीन लैंग्वेज जो होती है वो मशीन की लैंग्वेज है, तो हम लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। तो ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो हम लोग यूज करते, तो हम लोग यूज करते हैं कौन सी, हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। इसमें हम लोग मशीन लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास बहुत सारी अलग अलग है, C++ है, शार्प है, जावा है ना। और हमारे पास में दुनिया भर की क्या है लैंग्वेजेस होती है जिनका हम यूज करते हैं। और जो मशीन की लैंग्वेज होती है तो कौन सी होती है, ये तो बाइनरी वाली 0 और 1 वाली, और ये असेंबली वाली है जो इसमें अंग्रेजी के स्पेशल चिन्ह होते हैं, है ना। तो बेसिकली मशीन लैंग्वेज में कौन सा आता है, एक तो मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी वाली और असेंबली, दो तरह की लैंग्वेज कहलाती है हमारे पास में। मशीनी लैंग्वेज याद रखना, और हाई लेवल में हमारे पास सारी लैंग्वेज जितने के हमने नाम सुने हैं वो सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है, उसको याद रखिएगा। चलिए, ये हो गए हमारे पास में आज की क्लास। और आज की क्लास में से 10 से 15 क्वेश्चन जैसे मैंने बोला है निश्चित रूप से हमारे एग्जाम में आएंगे, मतलब आएंगे, है ना। वैसे भी हमारे पास 50 क्वेश्चन जो हम लेकर आ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है अभी मई के एग्जाम के लिए। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं, जो निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाने वाली है। यहाँ तक देखते आए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। कुछ क्वेरी रह गई हो आपकी, कुछ प्रश्न दिक्कत गई होगी समझने में, या इसका आंसर ऐसा क्यों है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और कल से होने वाली है हमारी लाइव क्लास, है ना। तो लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको सुबह ही दे दिया जाएगा, और शाम को फिर रहने वाली है हमारी लाइव क्लास। यहाँ से लेकर एग्जाम तक के रोज एक क्लास होने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।